जय हिंद साथियों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट फरवरी 2026 के लिए एसएसटी। इससे पहले आपने क्लास 6 एनसीईआरटी का हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और ज्योग्राफी क्लास 6 का कुछ एक या दो चैप्टर बचे हैं आपके। एक पॉलिटी है और पॉलिटी अध्याय 1 से 3 तक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे जिस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि सर हम आप ही के भरोसे एसएसटी पढ़ रहे हैं, आप ही के भरोसे देख रहे हैं, तब मेरी ज़िम्मेदारी कुछ और ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए वही कंटेंट लाऊँ जो आपके लिए ज़रूरी है और मैं वही एनसीईआरटी से ही उठाता हूँ आपके लिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ही पूछा जाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्ज़ाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपके अध्याय 1, 2, 3 यानी विविधता, भेदभाव और सरकार, इन सभी से प्रश्न आपके लिए गए हैं और आइए इसको हम समझते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ही। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है? और कथन है, विविधता का अर्थ है लोगों के बीच विभिन्नताएं होना। दूसरा है, विविधता हमेशा भेदभाव का कारण बनती है। अब आपको सही विकल्प बताना है कि दोनों में से कौन सा विकल्प सही है, या दोनों सही है, या कोई सही नहीं है, या सिर्फ ए सही है या बी सही है। सही विकल्प आपके सामने है, बताएं आप। देखिए जब आप पाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 सही है, यानी केवल एक सही है। विविधता का अर्थ होता है लोगों के बीच विभिन्नताएं। विविधता हमेशा भेदभाव का कारण नहीं बनती है, बात ध्यान रखिएगा। ये आपके पेडागोगी के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, एसएसटी पेडागोगी के लिए, कि विविधता किसका कारण है। तो विविधता भेदभाव का कारण नहीं बनती है, बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना? ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड पेडागोगी में से भी कई क्वेश्चन पूछेंगे आगे, जैसे ही आप बढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है ना? तो विविधता हमेशा, कहीं भी विविधता, भाषा में विविधता हो, रहन सहन में विविधता हो, या किसी भी प्रकार की कोई विविधता हो, तो हम बाधा नहीं बनती है, भेदभाव का कारण नहीं बनती है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला देखिए, विविधता का अर्थ है सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विभिन्नता। यह समाज को समृद्ध बनाती है, ध्यान रखिएगा। विविधता हमेशा समाज को समृद्ध यानी मजबूत बनाती है, भेदभाव का कारण नहीं बनती है, बात ध्यान रखिएगा आप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लद्दाख के बारे में कौन सा कथन गलत है। आपके सामने 4 विकल्प हैं और आप पाएंगे कि इसे छोटा तिब्बत कहते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। यहाँ पश्मीना ऊन मिलता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? भेड़ जो ऊंचाई पे बर्फ की पहाड़ों पे, और जो बकरियां ऊंट चरती हैं, उन्हीं से पश्मीना शाल बनाया जाता है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ इस्लाम और बौद्ध धर्म दोनों का प्रचार प्रचलित है, दोनों का प्रचार प्रसार यहाँ है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? वहाँ खेती जैसा समतल इस प्रकार का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए खेती वाली बात बिल्कुल गलत है। तो राइट विकल्प ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलत कथन पूछा है। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलिए। देखिए, लद्दाख जो है ना, वो रेगिस्तानी इलाका है जहाँ बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ खेती बहुत ही कम होती है। लोग पशुपालन जैसे भेड़ और बकरी पर निर्भर रहते हैं और उन्हीं के बालों से पश्मीना शाल बनता है, जो विश्व प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां भिन्न हैं, फिर भी उनके इतिहास में किन व्यापारियों का समान प्रभाव रहा है। सभी आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, बात ध्यान रखना है आपको। 4 विकल्प आपके सामने हैं और सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी चीनी और अरबी दोनों व्यापारियों का समान प्रभाव रहा। कारण क्या था? देखिए मेरे भाई, कारण जो है ना, केरल में मसाले और लद्दाख में ऊन के व्यापार के कारण चीनी और अरबी व्यापारी दोनों ही इस क्षेत्र में आए थे। ठीक है ना?
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको और ध्यान रखना है कि अनेकता में एकता इस विचार को किसने दिया था। तो मेरे भाई सही विकल्प जो होगा वो होगा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही अपने पुस्तक भारत की खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उनकी एक पुस्तक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है उसका? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक राइटर कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। या अपनी भारत की खोज, इस पुस्तक के लेखक कौन है या किसकी पुस्तक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं में इस वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, क्या? कि अनेकता में एकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? पूर्वाग्रह शब्द आपने देखा होगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यू किया होगा तो आपने देखा होगा पूर्वाग्रह शब्द का प्रयोग बहुत बार किया गया है और आपके पेडागोगी में भी किया गया है। तो क्या मतलब है इसका, पूर्वाग्रह शब्द का? तो देखिए, इसका सही मतलब है कि दूसरों को हीन समझना, यानी दूसरों को कमतर आंकना, दूसरों को कमजोर समझना, ऐसा वो नहीं कर सकता, इस तरह से आंकना, और दूसरों का, ठीक है ना, दूसरों का सम्मान नहीं करना। और दूसरी बात, बिना जाने किसी के बारे में अपनी राय बना लेना, बिना ही समझे उसे, बिना जाने बिना समझे अपने मन में उसके बारे में एक राय बना लेना, इसी को कहते हैं पूर्वाग्रह। यानी पहले से ही हम ग्रसित हैं उस विचार से, उसी का नाम है पूर्वाग्रह। इसका मतलब ये है कि किसी के बारे में पहले से ही कोई नकारात्मक राय बना लेना या उन्हें खुद से कमतर समझना, ये पूर्वाग्रह की श्रेणी में आता है। और ये बिल्कुल गलत है, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है। यानी किसी भी व्यक्ति को जाने या समझे बिना उसके बारे में अपने मन में एक विचार बना लेना, एक राय बना लेना, इसी का नाम है पूर्वाग्रह। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी कहने का अर्थ है कि सभी लोगों को जब एक ही श्रेणी में हम रख देते हैं तो ऐसे को क्या कहा जाता है, कौन सा टर्म दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? तो उसी को रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। रूढ़िबद्धता या रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? जैसे हर एक व्यक्ति को आप एक छवि में बांध दिए, जैसे कि लड़के रोते नहीं हैं। जैसे हमारे मन में एक धारणा बनी हुई है, हमने एक विचार बना लिया है पहले ही, या घर पे भी लोग कहते हैं, अरे तू लड़का है, तू कैसे रोएगा, लड़के रोते नहीं हैं। ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है। और ये क्या ये सही है कि लड़के रोते नहीं हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन हमने ऐसा विचार बना लिया है, ऐसा धारणा बन गया है हमारे दिमाग में। बात आएगी कि सबसे बेस्ट खाना कौन बनाता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले लड़की का नाम आएगा कि हाँ, लड़कियां सबसे अच्छा खाना बनाती हैं। लेकिन क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? नहीं। दुनिया के बड़े से बड़े जो शेफ हैं वो लड़के हैं। अगर आपके दिमाग में आएगा कि एयरफोर्स में कौन बेस्ट करेगा, तो सबसे पहले लड़के आएंगे दिमाग में। लेकिन नहीं, अभी आपने देखा ना, वहाँ पे पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुआ था, उसमें 3 विंग कमांडर लड़कियां थीं, महिलाएं थीं। तो ये जो विचार हम अपने मन में बना लेते हैं, इसी को कहा जाता है रूढ़िबद्ध धारणा, जो पहले ही हम अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। और इस तरह का रूढ़िबद्ध धारणा अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये हमेशा नकारात्मक होती है। इसको कभी भी अपने दिमाग में नहीं बनाना चाहिए। यानी एक शब्द में अगर कहा जाए, ये लड़कियां कर सकती हैं, ये लड़के कर सकते हैं, ये लड़कियां नहीं कर सकती, ये लड़के नहीं कर सकते, इस तरह का जब हम विचार बनाते हैं तो इसको रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो मेरे भाई आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। अंतिम के कुछ वर्षों में इन्होंने जाति प्रथा के भेदभाव से तंग आकर के, ठीक है ना,
जाति प्रथा के भेदभाव से तंग आकर के उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि वहां सबको समान माना जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 17। कौन सा है? अनुच्छेद 17। देखिए, आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत एक अपराध है। ठीक है ना। और छुआछूत को एक अपराध के श्रेणी में रखा गया है। ये आर्टिकल 17 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 कहता है, ध्यान रखिएगा आप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए, दलित शब्द का मतलब होता है दबाया गया, कुचला गया। ठीक है ना। तो दबाया या कुचला गया है, ऐसे शब्द को दलित शब्द कहा जाता है। दलित का मतलब यही हुआ। ठीक है ना। और इसको इसको भी ध्यान रखिएगा कि दलितों ने स्वयं के लिए यह शब्द चुना है, इन्हें कोई दिया नहीं है। इन्हें कोई, जैसे महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द दिया है, मतलब ये हरि के जन है। लेकिन दलित शब्द दलितों ने अपने लिए स्वयं दिया है कि हम दलित हैं, यानी दबाए गए हैं, कुचले गए हैं हम लोग। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केरल में ओणम त्योहार पर होने वाली विशेष प्रतियोगिता कौन सी है? केरल में जो ओणम त्योहार होता है, अभी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ओणम कहाँ का त्योहार है। तो ध्यान रखिएगा, केरल का, या केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ओणम है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न चाहे इधर से आए या इधर से आए, आपको तैयार रहना है। ठीक है ना। तो देखिए, इसका सही विकल्प है नाव दौड़। एक रेस होता है, बोट रेस होता है, जिसमें नाव प्रतियोगिता होती है, नाव को दौड़ाया जाता है, और जो उसमें जीतता है, ठीक है ना, उस प्रतिभागी को इनाम पुरस्कार दिया जाता है, और उसी को ओणम त्योहार कहते हैं। ओणम त्योहार में यह मनाया जाता है। ठीक है। देखिए, ओणम के दौरान बल्लम कली, ठीक है ना, ओणम के दौरान क्या होता है? बल्लम कली यानी नाव दौड़ एक प्रमुख आकर्षण प्रतियोगिता होती है। अच्छा, पूछा जाएगा वल्लम कली क्या है? तो भाई एक नाव दौड़ है, नाव प्रतियोगिता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। किस त्योहार में मनाया जाता है? ओणम में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अब हम ये देखेंगे, ये भाग सेकंड है, अध्याय 3 से क्वेश्चन लिया गया है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सरकार के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैप्टर, ध्यान रखिएगा और एकदम पूरे बारीकी से समझिए। देखिए, अगर एक बार में आपको समझ ना आए तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करिए। ठीक है ना। आपको भले ही आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में तो कठिन हो जाएंगे आपके लिए, यदि आप नहीं पढ़े रहेंगे तो। और एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठाता है सीटेट, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। ये मैं अपना खुद का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरकार के कार्यों में शामिल है, सरकार के कार्यों में क्या शामिल है आपको बताना है। तो देखिए, सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 4, यानी सभी बातें, जैसे सड़कों और स्कूलों का निर्माण करना, बिजली की आपूर्ति करना, सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना, ये सभी कार्य सरकार के हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकार कितने स्तर की होती है आपको बताना है। गवर्नमेंट कितने स्तर की होती है? तो देखिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन जो है, जब मैं एग्जाम दे रहा था सीटेट का 2018 या 19 में, तो उस वक्त भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और ये बहुत, मतलब सीटेट के लिए समझ जाइए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे भाई, सरकार 3 स्तर की होती है। कितने स्तर की? 3 स्तर की। स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ध्यान रखिएगा। लोकल बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट 3 स्तर पे होती है। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने और कानून बनाने की शक्ति सरकार को कौन देता है? निर्णय लेने और कानून बनाने की शक्ति सरकार को, गवर्नमेंट को कौन देता है? तो यह देता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र क्या है? लोग हैं, जनता। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में सबसे ऊपर लिखा है, हम भारत के लोग। भारत क्या है?
भारत के लोग हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। तो अगला प्रश्न है, राजतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए, राजतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिए गए हैं आपके प्रश्न, कि विश्व में सबसे पहले देखिए, पहले महिलाओं को वोट नहीं देने दिया जाता था। पहले महिलाएं वोट नहीं देती थी, सिर्फ पुरुष वोट देते थे। तो ये प्रथा कब से शुरू हुई? ये सिस्टम कब आया कि महिलाओं ने पहली बार वोट देना शुरू किया? ठीक है ना। तो इसका जो सही विकल्प है मेरे भाई, वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वो पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया। बात है 1893 की। कब की? 1893। न्यूजीलैंड ने 1893 में यह अधिकार दिया, और इसका उल्लेख आपके एनसीईआरटी के किताब में भी है, ध्यान रखना है। और अमेरिका में कब हुआ? 1920 में। और ब्रिटेन ने कब ये अधिकार दिया? 1928 में। बात समझिएगा, पहला देश बना न्यूजीलैंड जो महिलाओं को वोट का अधिकार दिया 1893 में। अमेरिका कब दिया? 1920 में। और ब्रिटेन कब दिया? 1928 में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? यंग इंडिया, ठीक है ना, याद रखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसको महात्मा गांधी ने किया। पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछता है। तो किसने किया था भाई? इसे महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने इसमें वयस्क मताधिकार की वकालत की थी। इस यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने क्या किया था? वयस्क मताधिकार का वकालत किया था। ठीक है ना। फिर आगे हम समझेंगे कि ये वयस्क मताधिकार क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सफ्रेज मूवमेंट का संबंध किससे है? बताइए कि जो सफ्रेज मूवमेंट है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है महिलाओं को वोट देने के अधिकार से। जब आप एनसीईआरटी का किताब पढ़ेंगे क्लास 6 का, तो उसमें महिलाओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है, आंदोलन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वोट देने का अधिकार मिले। ठीक है ना। देखिए, सफ्रेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस आंदोलन ने बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया था। क्या? कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? मतलब लोकतंत्र का सबसे अच्छा बात क्या है? तो लोकतंत्र की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो है लोगों का शासन। किसका शासन? लोगों का शासन। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में सरकार कौन है? तो सरकार जनता है। बात समझ में आ रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चलिए। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, राजतंत्रीय लोकतंत्र या तानाशाही लोकतंत्र? देखिए मेरे भाई, भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। ठीक है ना। हाँ। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अच्छा, हम सीधे सरकार नहीं चलाते। देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब ये होता है ना कि जहां व्यक्ति खुद सरकार ना चलाए, अपना एक प्रतिनिधि भेजे कि जाओ आप मेरे तरफ से बात करो सदन में बैठ के। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति, जो भी भारत का नागरिक 18 साल का हो जाए, उसे वयस्क मताधिकार का हक प्राप्त होता है, और वो अपना प्रतिनिधि चुनता है वोट के माध्यम से। और वो प्रतिनिधि आपकी बात जा करके लोकसभा में रखती है। बात समझ में आ रहा है? या विधानसभा में रखती है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। कानून बनाना और उन्हें लागू करना किसका मुख्य उत्तरदायित्व है? तो देखिए, कानून बनाना और लागू करना सरकार का ही मुख्य उत्तरदायित्व होता है। सरकार ही उसको लागू करती है और उसे बनाती है। अब हम विविधता और भेदभाव को और भी गहराई से समझेंगे, और फिर उसके बाद अगले टॉपिक के तरफ चलेंगे। देखिए, कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। कथन है कि ऐतिहासिक कारण तय करते हैं कि किसी क्षेत्र में किस धर्म के लोग बसेंगे। ठीक है ना। कथन एक है कि ऐतिहासिक कारण ये तय करते हैं कि किसी क्षेत्र में किस धर्म के लोग बसेंगे। और दूसरा कथन है
कि भौगोलिक कारण तय करते हैं कि लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। बात समझिए, पहला कथन ये कह रहा है कि ऐतिहासिक कारण यह तय करते हैं कि किस क्षेत्र में किस धर्म के लोग रहेंगे, और भौगोलिक कारण ये तय करते हैं कि लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। ठीक है ना? अब आपको दोनों कथन बताना है कि कौन सा कथन ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, जो सही कथन है ना वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी ए और बी दोनों बात बिल्कुल ठीक है। ऐतिहासिक कारण ये तय करते हैं कि किसी क्षेत्र में किस धर्म के लोग बसेंगे, और भौगोलिक कारण ये तय करते हैं कि लोग वहाँ क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कौन सी चीजें वहाँ उपलब्ध हो सकती हैं। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो अगला प्रश्न है आपके लिए। जैसे देखिए, लद्दाख में ऊन, भूगोल और केरल में मसाले ऐतिहासिक भूगोल का प्रभाव है। सबसे सटीक उदाहरण यही है। ठीक है ना? तिब्बत का कौन सा ग्रंथ, ध्यान से क्वेश्चन समझिए, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में काफी प्रचलित है और वहां के मुसलमानों और बौद्धों द्वारा गाया जाता है? तो देखिए उसका सही विकल्प है, वो नाम है सागा। क्या नाम है? केसर सागा। तिब्बत का यह ग्रंथ है, ठीक है ना, जिसे वहाँ के लद्दाख के मुसलमान और बौद्ध धर्म के चाहने वाले इसे गाते हैं, पढ़ते हैं। केसर सागा जो है ना, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। क्या है? राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो देखिए, ये जो केसर सागा है वो तिब्बत का एक राष्ट्रीय ग्रंथ है, और जिसे लद्दाख के दोनों समुदायों के लोग, यानी बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग समान रूप से इसको क्या करते हैं? गाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। तो अगला प्रश्न है, लद्दाख के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे छुरपी, छुरपी मतलब क्या? पनीर, ठीक है ना, और मक्खन का उपयोग क्यों करते हैं? ठीक है ना? क्योंकि यहाँ हर घर परिवार के पास कुछ गाय, बकरी या याक होती हैं। पहली बात ठीक है, और दूसरी बात और तीसरी, क्योंकि यहाँ खेती नहीं की जा सकती, इसलिए विकल्प 4 सही है, यानी दूसरा और तीसरा दोनों बात ठीक है। शुष्क जलवायु के कारण खेती संभव नहीं है, इसलिए पशुपालन ही यहाँ का मुख्य आधार होता है लद्दाख का। ठीक है ना? अमीर और गरीब के बीच का अंतर किस प्रकार के असमानता को दर्शाता है? तो मेरे भाई देखिए, यह आर्थिक असमानता को दर्शाता है, और आर्थिक असमानता, ठीक है ना, यह विविधता नहीं होती। बात समझिएगा, असमानता और विविधता में अंतर है। आप उर्दू बोलते हैं, मैं हिंदी संस्कृत बोल रहा हूँ, या आप संस्कृत बोलते हैं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो ये क्या है? ये विविधता है। आप तमिल बोल रहे हैं, मैं कन्नड़ बोल रहा हूँ। आप धोती पहन रहे हैं, मैं साफा पहन रहा हूँ, पैंट पहन रहा हूँ। तो ये विविधता है, असमानता नहीं है। तो अमीरी और गरीबी के बीच का जो अंतर है वो असमानता है, वो विविधता नहीं है। बात को समझिए। ठीक है ना? देखिए, यह आर्थिक असमानता है, और यह विविधता नहीं बल्कि असमानता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास संसाधन है और दूसरे के पास वो संसाधन नहीं है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है कि रवि के पापा बहुत अमीर हैं और रामू के पापा बहुत गरीब हैं, तो यह दोनों के बीच क्या है? असमानता है या फिर विविधता है? तो ध्यान रखिएगा, अमीरी और गरीबी का पैमाना कभी भी विविधता नहीं है, असमानता है। ठीक है ना? जो समान नहीं है वो असमान है। बात समझ में आ रहा है ना? और विविधता कब होती? विविधता भाषाई स्तर पे हो, रंग रूप के स्तर पे हो सकता है आप कोई गोरे हों, कोई काला है, तो ये क्या है? रंग के आधार पे विविधता है, असमानता नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? हो सकता है कि धार्मिक असमानता, धार्मिक विविधता हो। आप इस्लाम को मानने वाले हों, हम सनातन को मानने वाले हों, कोई सिख धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, तो ये क्या है? विविधता है। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, रूढ़िबद्ध धारणा का नकारात्मक प्रभाव क्या होता है? तो देखिए मेरे भाई, सही बात यह है कि यह हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक अनोखे इंसान के रूप में देखने से रोकता है।
रूढ़िबद्ध जो धारणा है वो हम किसी भी व्यक्ति को जो उसके अंदर एक अनोखी प्रतिभा है उसको देखने से रोकता है। रूढ़िबद्ध धारणा हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके गुणों को पहचानने नहीं देती। क्यों? क्योंकि हम पहले से ये विचार बना बैठे हैं उसके बारे में कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। बात समझ में आ रहा है ना? अगर शायद सभी लोग या उन लड़कियों के माँ बाप सोचे होते जो जाके पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके आई, वो 3 बहादुर जाबाज महिलाएं, अगर उनके परिवार वाले सोचे होते कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती तो ये पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं था। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भेदभाव तब होता है जब, अब आपको बताना है भेदभाव कब होता है। तो देखिए भेदभाव तब होता है जब हम पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। या तो हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं या फिर रूढ़िबद्ध धारणा बना के बैठे हैं, तभी भेदभाव जन्म लेता है। तभी क्या जन्म लेता है? भेदभाव। जैसे पुरुष वोट दे सकते हैं, महिलाएं वोट नहीं देंगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो रूढ़िबद्ध धारणा है, जो भेदभाव, जो पूर्वाग्रह है, इसी से तो भेदभाव का जन्म हो रहा है। ठीक है ना? चलिए, भेदभाव का मूल कारण पूर्वाग्रह और किसी को अपने से नीचा समझना ही भेदभाव का कारण है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, और पहले शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के वो C. राजगोपालाचारी। ठीक है ना? देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ करेक्ट करिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए कानून मंत्री थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और शिक्षा मंत्री थे मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना? अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना? जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। हाँ, C. राजगोपालाचारी जानते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार समानता को स्थापित करने के लिए मुख्य कदम क्या है? तो समानता को स्थापित करने के लिए सबसे जो मुख्य कदम है वो है सभी धर्मों का सम्मान। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को समान मानना चाहिए, अस्पृश्यता को कानून खत्म करना चाहिए। ठीक है ना? सरकार द्वारा सबको समान अवसर देना चाहिए। सभी उपरोक्त सभी विकल्प ठीक हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। तो अगला प्रश्न है, मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा क्या थी और वास्तविकता क्या निकली? आपके किताब में है, एक चैप्टर है, वहीं से मैं इसको उठाया हूं कि मुस्लिम लड़कियों के प्रति क्या धारणा थी। तो ये धारणा थी कि उनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहते। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, देखिए आपकी किताब से ही उठाया गया था क्वेश्चन कि हाँ, मुस्लिम जो माता पिता हैं मुस्लिम घर के, ठीक है, तो जैसा उनका वो पहले से ही वो बना लिए थे धारणा, लेकिन बाद में शोध से पता चला कि गरीबी के कारण मुस्लिम लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं, ना कि केवल धार्मिक कारण थी। तो ये उनका रूढ़िबद्ध धारणा था कि धार्मिक कारण के वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो रंगभेद के खिलाफ जो नेता जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो थे नेशनल मंडेला। कौन थे भाई? नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला ने अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर कई सालों तक रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न सरकार और उसकी कार्य प्रणाली से लिया गया है, जो अध्याय 3 में है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण करना सरकार के किस स्तर का कार्य है? यानी लोकल बॉडीज पे सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण करती है, या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सही विकल्प है राष्ट्रीय स्तर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण करना। ठीक है ना? विदेशी मामले केंद्र सरकार ही देखती है, और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, और केंद्र सरकार के ही वो मामले होते हैं। यदि किसी कानून से किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह कहाँ जा सकता है? तो मेरे भाई वह न्यायालय में जा सकता है। ठीक है ना?
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? तो देखिए ध्यान से समझिए। अमेरिका में महिलाओं को 1920 में मतदान का अधिकार मिला। कब मिला? 1920 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो इसका सही और सबसे अच्छा है कि लोग चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलिए। तो अगला प्रश्न कह रहा है, एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? तो उसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है ना, बिना सबको वोट देने के अधिकार के कोई भी सरकार लोकतांत्रिक नहीं कहला सकती। और जो भी वयस्क हो गया है तो उनको मताधिकार का हक मिले। ठीक है। गांधी जी के अनुसार किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए? तो गांधी जी कहते थे कि हर उस व्यक्ति को जिसने ईमानदारी से काम किया है, चाहे वह गरीब ही क्यों ना हो, उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। केवल शिक्षा के अधिकार पे वोट नहीं, वोट का अवसर ना हो, केवल संपत्ति के अधिकार पे वोट का अवसर ना हो, केवल चरित्र के अधिकार आधार पे वोट का अवसर ना हो, बल्कि हर उस व्यक्ति को जिसने ईमानदारी से काम किया, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को क्या कहा जाता है? तो इन नियमों को मेरे भाई कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है। पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना किसका उत्तरदायित्व है? तो यह सरकार का उत्तरदायित्व होता है। किसका? सरकार का। ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो अमेरिका में 1920 में हुआ। उसके 8 साल बाद यानी 1928 में ब्रिटेन के महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। स्थानीय सरकार की स्थानीय स्तर की सरकार का उदाहरण कौन सा है? तो स्थानीय स्तर सरकार का उदाहरण है ग्राम पंचायत, नगर निगम। ठीक है ना? अगला प्रश्न, तो ये थे आपके कुल 40 प्रश्न। 40 प्रश्न आपके सामने रहे। आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए? ये प्रश्न आपको कैसा लगा? किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपका फीडबैक जो मिलेगा उसके आधार पे नेक्स्ट क्लास चलता रहेगा। हाँ, इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा आज ही आएगा, क्योंकि मैं कल का क्लास नहीं ले पाया आपका, तो आज सेकंड वीडियो आप सभी के लिए आएगा, और उसमें पॉलिटी के बाकी 3 से आगे चैप्टर के क्लास रहेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।